उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर और कला और उनके विकास से अवगत करवाएं। हम हर रविवार आपके साथ मिलते हैं ताकि हम इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कर सकें और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा कर सकें। आज के अंक में श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी हम बहुत कुछ विशेष लेकर आपके बीच आए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इनमें से असमिया भाषा, जो पूर्वोत्तर राज्यों की एक महत्वपूर्ण भाषा है, इसे भी इस सूची में शामिल किया गया है। श्रोताओं, ये सचमुच एक गौरव का विषय है, क्योंकि शास्त्रीय भाषाएं न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारे समाज और साहित्य का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिस्सा भी हैं। असमिया भाषा की इस मान्यता से न केवल असम की संस्कृति को पहचान मिलेगी, बल्कि ये भाषा नई पीढ़ी में उत्साह भी जगाएगी। इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बीते दिनों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ गतिविधियां हुई हैं, उन पर भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर डायरी। मिजोरम में एक विशेष स्वच्छता पहल हो रही है। एक युवाओं का समूह बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए एकजुट हुआ है, और जब युवा ऐसी पहल करते हैं तो न केवल इससे शहरों की सफाई सुनिश्चित होती है, बल्कि इस प्रकार के प्रयासों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार स्थानीय समुदाय मिलकर अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बारे में भी आज विस्तार से बात होगी। श्रोताओं, काले एशियाई भालुओं के संरक्षण के लिए भी एक विशेष पहल की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में हो रही इस पहल पर भी आज हम बात करेंगे और अपने संवाददाता की एक रिपोर्ट सुनेंगे। और कार्यक्रम के अंत में हम मणिपुर चलेंगे और मणिपुर में आयोजित हुए एक विशेष उत्सव पर भी बात करेंगे। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कार्यक्रम के पहले चरण में हम जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई हाल ही की कुछ गतिविधियां और कुछ समाचार। प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी स्पर्श सक्सेना। भाषा व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से लोग अक्सर अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। भाषा स्वदेशी गौरव की भावना का भी संचार करती है। भारत तमाम भाषाओं और बोलियों का एक विविध देश है। इन भाषाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं, जिनमें चुनिंदा भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करना भी एक अहम कदम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इन भाषाओं में पूर्वोत्तर राज्यों की एक महत्वपूर्ण भाषा असमिया भी शामिल है। ये निर्णय असमिया साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले कि हम असमिया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के महत्व को जानें, आइए शास्त्रीय भाषाओं को समझें। शास्त्रीय भाषाओं को भारत की प्राचीन और गहन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक माना जाता है, जो अपने से जुड़े समुदायों के समृद्ध इतिहास, साहित्य और परंपराओं को संरक्षित करती है। आने वाली पीढ़ियां इन भाषाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ों तक पहुंच सकें और भाषा के साथ प्राचीन धरोहर को संभाल सकें। इस लिहाज से ये कदम बहुत अहम है। इस कदम से न केवल भाषाई विविधता के महत्व को उजागर किया जा रहा है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में इन भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सरकार की ओर से गंभीरता से
लिया जा रहा है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करने का उद्देश्य उसके ऐतिहासिक महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका को पहचानना है। ये भाषाएं हजारों वर्षों से भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों, दर्शन और मूल्यों को पीढ़ियों तक संरक्षित और प्रसारित करने में अहम रही हैं। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिलने से इन भाषाओं के कद को ऊंचा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन भाषाओं के प्रचार, संरक्षण और आगे के शोध के प्रयासों को भी बल मिलेगा। असम के निवासी, जिन्हें असोमिया या असमिया के नाम से जाना जाता है, एक समृद्ध भाषाई विरासत साझा करते हैं जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। असम की आधिकारिक भाषा असमिया की जड़ें संस्कृत में हैं, जिसका विकास 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। हालांकि इसका प्रत्यक्ष पूर्वज मगधी अपभ्रंश है, जो पूर्वी प्राकृत से निकटता से जुड़ी हुई बोली है। कई भाषाविद कहते हैं कि मगधी इस क्षेत्र की प्रमुख बोली थी, जबकि पूर्वी समकक्ष प्राच्य अपभ्रंश बोली दक्षिण और दक्षिण पूर्व में फैली, जो बाद में आधुनिक बंगाली में विकसित हुई। जैसे जैसे प्राच्य अपभ्रंश का पूर्व की ओर विस्तार हुआ, ये गंगा के उत्तर को पार करती हुई असम घाटी तक पहुंची, जहां ये असमिया में परिवर्तित हो गई। असमिया भाषा की उत्पत्ति और विकास के संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं। कई विद्वानों का मानना है कि असमिया मगधी प्राकृत समूह से संबंधित है। इसके विपरीत कई और भाषाविदों का तर्क है कि इसकी जड़ें कामरूपी प्राकृत बोली में हैं। एक और मत ये भी है कि असमिया पूर्वी और पश्चिमी प्राकृत दोनों बोलियों का एक मिश्रण है। असमिया का सबसे पहला दर्ज उल्लेख कथा गुरुचरित में पाया जा सकता है। एक्सोमिया शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर वैसे कई व्याख्याएं हैं। कुछ विद्वान इसे अहोम राजवंश से जोड़ते हैं, जिसने इस क्षेत्र पर 6 शताब्दियों तक शासन किया था। उत्तरी बंगाल सहित ब्रह्मपुत्र घाटी को महाभारत में प्राग्ज्योतिषपुरा और 4वीं शताब्दी ईस्वी के समुद्रगुप्त के स्तंभ शिलालेख में कामरूप के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजीकृत शब्द असम की उत्पत्ति एक्सोम से हुई, जो ब्रह्मपुत्र घाटी को दर्शाता है, और इससे असमिया शब्द विकसित हुआ, जो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को प्रस्तुत करता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक असमिया पहले से ही एक भाषा के रूप में फल फूल रही थी। असमिया उड़िया और बंगाली के साथ एक साझा भाषाई विरासत साझा करती है, जो सभी एक ही मूल बोली मगधी अपभ्रंश से निकली है। भाषा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण 1959 और 60 के भाषा विद्रोह के दौरान हुआ, जिसके कारण असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। 1987 में केंद्र सरकार से असम सरकार तक सभी केंद्रीय कानूनों के अनुवाद की सुविधा के लिए असम राजभाषा ट्रांसलेशन ऑफ सेंट्रल लॉज कमीशन केंद्रीय कानूनों का अनुवाद आयोग की स्थापना की गई थी। इन अनुवादों को राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित कर दिया गया। उन्हें असम के विधायी विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिससे राज्य में शासन की भाषा के रूप में असमिया और भी मजबूत हो गई। असमिया भाषा का साहित्यिक योगदान भी बहुत अधिक है। पूर्व आधुनिक असमिया लिपि का सबसे पहला उदाहरण चर्यापदों में पाया जा सकता है, जो बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा रचित प्राचीन बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ हैं। ये 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। चर्यापदों का असमिया और अन्य मगध भाषाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो कई भारतीय भाषाओं के विकास के चरणों से जुड़ा है। चर्यापदों में पाई जाने वाली शब्दावली में ऐसे शब्द हैं जो स्पष्ट रूप से असमिया हैं। इसके अलावा शब्दावली काफी हद तक विशिष्ट असमिया शब्दों से मिलती जुलती है, जिनमें से कई समकालीन भाषा में मौजूद हैं। असमिया साहित्य के इतिहास को 5 अलग अलग अवधियों में बांटा जा सकता है। पहला प्रारंभिक चरण 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक है। इस अवधि में बौद्ध चर्यापदों और संस्कृत श्री कृष्ण कीर्तन साहित्य के गूढ़ छंद शामिल हैं। इसके बाद पूर्व वैष्णव साहित्य 1300 से लेकर 1550 ईस्वी तक का साहित्य अगले चरम का माना जाता है। इस युग में हेम सरस्वती, माधव कंडाली, हरिहर विप्र, कविरत्न सरस्वती और रुद्र कंडाली की रचनाएं शामिल हैं।
तीसरे चरण में सांकरी या वैष्णव साहित्य का युग आता है, जो 1550 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। ये अवधि असमिया के एक पूर्ण रूप से विकसित साहित्य का प्रतीक है। चौथे चरण में शंकर देव युग के बाद का साहित्य आता है, जो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। इस अवधि में अहोम दरबार का इतिहास, चरित्र, धार्मिक जीवनियां और आधुनिक असमिया लेखन का उद्भव शामिल है। आधुनिक असमिया साहित्य का युग 1830 से आगे माना जाता है। इस अवधि में मिशनरी पूर्व और उत्तर मिशनरी साहित्य का प्रभाव असमिया साहित्य में दिखता है। इस दौर में मानक असमिया का विकास देखा गया। इस दौर में नाटक और उपन्यास जैसी नई शैलियों का विकास भी देखा गया। हेमचंद्र बरुआ, गुणाभिराम बरुआ और जोनाकी युग के साहित्य के रूप में भी इस समकालीन दौर को जाना जाता है। असमिया साहित्य आज भी समृद्ध है। भाषा आज भी विकसित हो रही है। असमिया भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया जाना इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्व रखता है। आइए अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से जानते हैं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने की इस स्वीकृति के बाद असम में क्या हो रहा है। देखिए, जो असमीज लैंग्वेज को या असमिया भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है, इससे पूरे असम में एक खुशी का माहौल है। कई वर्षों से इसके लिए जद्दोजहद जारी था कि देश के बाकी भाषाओं की तरह भी असमिया भाषा को भी वो क्लासिकल लैंग्वेज या ध्रुपदी भाषा का दर्जा मिले। बहुत सारे संगठन, सरकार इसमें जुड़े हुए थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री, अब आपके केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के समय से इसको गति मिली। उस समय असम में शिक्षा मंत्री थे आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के ही अपने एक्सपर्टाइज से या उसके ही इच्छा के अनुसार एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी के सदस्य उड़ीसा भी गए थे, क्योंकि उस समय ओडिया को पहले ही ये दर्जा मिल चुका था, तो वहां से बहुत देख के आए। फिर यहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। उस कमेटी में बहुत सारे इतिहासकार थे या भाषाविद थे या असम पब्लिकेशन बोर्ड, जो यहाँ के एक अच्छे संस्था है जो लिटरेरी काम को देखते हैं, उसके मेंबर भी यहाँ पे थे। फिर असम साहित्य सभा, जो असम के सबसे बड़ी एक साहित्य की संस्था है। असम साहित्य सभा ने में अपना दर्जा, अपना यहाँ पे भूमिका निभाई, रोल प्ले किया। तो और इसमें बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों ने काम किया, क्योंकि पहले लोग ऐसा मानते थे कि असमिया और बांग्ला एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों भाषाओं में समानता है। और यही है देश की मधुरता की, बहुत सारे भाषा में जगह समानता मिलती है, लेकिन अपने अपना इतिहास है, अपना अपना पहचान है। वो पहचान को बरकरार रखने में ये असमीज भाषा सक्षम है। और ये घोषणा भी उस समय है जब हम लोग दुर्गा पूजा 2-4 दिन के बाद हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे, जो असम में बिहू के बाद ही सबसे बड़ा उत्सव है। तो और एक खुशी को दुगना करने वाला माहौल है असम में। और ये असम में कोई भी राजनीतिक दल हो या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मैं नाम बोलूं तो आसू, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, एक छात्रों का एक संस्था है। फिर असम साहित्य सभा, जिन्हें पहले ही बताया, असम साहित्य सभा और बाकी जो राजनीतिक दल है, सबने इसका स्वागत किया है। और जैसे असम के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो सर्बानंद सोनोवाल और पवित्र मार्गरीटा, उन्होंने भी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। हाल ही में IIM शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की अलग अलग प्राथमिकताएं और मॉडल हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने कौशल विकास के रोड मैप पर जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उस पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर राज्यों ने पुनरुत्थान का अनुभव किया है, अपनी प्रधानता की स्थिति को फिर से प्राप्त किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 ITI को मजबूत करने और अपग्रेड करने के लिए बजट दिया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि ITI को चलाने के लिए विभिन्न मॉडल हैं और इसे हमेशा सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में भी चल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 उद्यमिता विकास केंद्रों का अनावरण किया। इस कॉन्क्लेव में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 30 उद्यमिता विकास केंद्र और 4 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई। इसका मकसद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा से ज्यादा नवाचार के अवसर बने और स्टार्टअप्स की संख्या बढ़े। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भारत और जापान के बीच साझेदारी और संबंध बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जापानी भाषा सीखना और उनकी संस्कृति को समझना पूर्वोत्तर के युवाओं के जीवन को बदल सकता है। तीसरे भारत जापान शिक्षा सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन पिछले कुछ दिनों गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक बढ़ती साझेदारी रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे ने देखा था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का संबंध विशेष रूप से शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के लिहाज से अहम है। उन्होंने आगे बताया कि भारत जापान विजन 2025 ने साझा भविष्य के लिए शैक्षणिक और लोगों के बीच सहयोग के भाव पर जोर दिया है। श्रोताओं, मिजोरम में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आइजोल शहर में आइजोल गार्बो के नाम से एक युवाओं का संगठन है जो शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए एकजुट हुआ है। हमारे संवाददाता से और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि ये संगठन किस तरह से शहर में कचरा प्रबंधन के कार्य को सुनिश्चित कर रहा है और किस तरह डोर टू डोर कचरा संग्रहित करके शहर के वातावरण को साफ सुथरा बना रहा है। फरवरी 2024 में शुरू हुआ आइजोल गार्बो एक अग्रणी डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाली एजेंसी है जो आइजोल शहर में कचरा प्रबंधन को बदलने के लिए समर्पित है। ये 8 प्रेरित युवाओं और विद्यार्थियों की एक उत्साही टीम है। आइजोल गार्बो न केवल आवश्यक कचरा संग्रहण सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर आय के अवसर पैदा करने में योगदान करते हुए रोजगार के अवसर भी बनाता है। आकाशवाणी से बात करते हुए आइजोल गार्बो के संस्थापक सी लालमुआनकिमा ने कहा कि उनकी सेवा आइजोल शहर के लगभग सभी हिस्सों को कवर कर रही है। उन्होंने कहा कि आइजोल गार्बो एक हरित और साफ सुथरे आइजोल शहर में विश्वास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ी और ढलान वाले इलाके होने के कारण आइजोल में कचरा निपटान के लिए कई चुनौतियां हैं। Launched on February 14, 2024, Aizol Garbo is a pioneering door-to-door garbage collecting agency founded by Mr. C. Lalmuankima, dedicated to transforming waste management in Aizol city. With a passionate team of 8 motivated youth and college students, Aizol Garbo not only provides essential waste collection services, but also creates meaningful employment opportunities, contributing to sound income generation within the community. Operating primarily at night, our efficient and reliable service has rapidly gained traction, covering nearly every corner of the city. जहां एक और आइजोल नगर निगम स्वच्छ और हरित आइजोल के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, वहीं कचरा प्रबंधन के लिए समर्पित युवाओं का ये प्रयास आइजोल के लोगों के लिए आशा की एक किरण है। आकाशवाणी आइजोल से संवाददाता आइरीन की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डेस्क से मैं विशाल शर्मा। अब मिजोरम से हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। श्रोताओं, अरुणाचल प्रदेश में पाक्के टाइगर रिजर्व है और हम सभी जानते हैं कि इस टाइगर रिजर्व में हमें बाघ देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम बाघ की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं काले भालुओं की। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि काला भालू एक ऐसी प्रजाति है जिसके संरक्षण की चिंता हमेशा से ही रही है और एक बियर रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर है जो कि काले एशियाई भालुओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये केंद्र काले भालुओं के ऐसे शावकों का पुनर्वास कर रहा है जो जन्म देने वाले काले भालुओं से अलग हो गए हैं या बिछुड़ गए हैं। इस पहल से न केवल एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हो रही है, बल्कि
काले भालुओं की जो प्रजाति है उसको भी संरक्षित करने में इससे मदद मिल रही है। ये पूरे पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ऐसा बियर रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो हमारे संवाददाता से विस्तार से जानते हैं कि काले भालुओं के संरक्षण की दिशा में ये सेंटर किस तरह से काम कर रहा है। एशियाई काला भालू, जिसे मून बेयर के नाम से भी जाना जाता है, एक आकर्षक जानवर है। माना जाता है कि एशियाई काले भालू का संरक्षण से स्वस्थ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के अनुसार आज एशियाई काला भालू एंडेंजर्ड कैटेगरी के सूची में शामिल है। एशियाई काले भालू को IUCN रेड लिस्ट 2002 में असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 भाग 2 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास शुरू किया है। भारत में एशियाई काले भालू का वितरण हिमालय की तलहटी और उसके दक्षिण में है। इस प्रजाति की मौजूदगी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के हिमालय की तलहटी इलाकों में ज्यादा पाया गया है और पाके टाइगर रिजर्व उसमें से एक है। अरुणाचल प्रदेश के पाके टाइगर रिजर्व में भालू पुनर्वास संरक्षण केंद्र पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है। इस केंद्र ने इसमें भर्ती लगभग सभी अनाथ काले भालू के शावकों का पुनर्वास और रिहाइश सफलतापूर्वक किया है और एशियाई काले भालू के संरक्षण में प्रशंसनीय योगदान दिया है। भालू पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के डॉक्टर पंजित बसुमतारी ने कहा कि यह पूरे उत्तर पूर्वी भारत में एकमात्र भालू पुनर्वास केंद्र है। उन्होंने कहा कि आज तक केंद्र ने 60 से अधिक भालू का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है और उन्हें जंगल में छोड़ा है। तो जब से एस्टेब्लिश किया है उस समय से भालू का बच्चा जितना भी रेस्क्यू होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये सब भालू को हम लोग रेस्क्यू करके फिर जंगल में छोड़ देता है। तो आज का दिन में हम लोग मोर देन 60 नंबर ऑफ इंडिविजुअल बेयर्स हम लोग ऑलरेडी जंगल में छोड़ चुका है। और पहले दिनों में तो लास्ट 2 डिकेड्स तो उनसे पहले भालू थोड़ा ज्यादा से ऑर्फन होता था। देयर मे बी सम टेंडेंसी ऑफ पोचिंग उस समय, तो अभी धीरे धीरे कम होते आ रहा है। ये अच्छा साइन है। डॉक्टर पंजित बसुमतारी कहते हैं कि नियंत्रित वातावरण में पलने के बाद भालुओं को जंगल में छोड़ना और उसका ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भालुओं को उस नए परिस्थिति में ढलने के लिए काफी समय लगता है। भालू को जंगल में छोड़ना इतना आसान नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम हैंड रेजिंग, तो उन लोग को थोड़ा बड़ा करके फिर जंगल में उन लोग के साथ घूमना, फिर उन लोग को छोड़ना, मॉनिटरिंग करना, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। वो 1 साल से ज्यादा आपको टाइम लगेगा एक भालू के लिए। तो इट्स क्वाइट चैलेंजेस। और जैसा ये पाके जो लैंडस्केप है ना हम लोग का, इसमें आप चल नहीं सकेगा। इसमें ऊपर नीचे इतना वो जो टेराइन है हम लोग का पाके बोल के नहीं है, जितना भी आप अरुणाचल में प्रोटेक्टेड एरिया मिलेगा मैक्सिमम इट्स चैलेंजेस टेराइन, इसलिए इट्स क्वाइट चैलेंजेस टू रिलीज बैक। एशियाई काले भालू का संरक्षण न केवल इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके निवास वाले व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण है। पाके टाइगर रिजर्व में भालू पुनर्वास और संरक्षण केंद्र जैसे प्रयासों के साथ भारत इस कमजोर प्रजाति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। मणिपुर में हर समुदाय का अपना अनोखा त्योहार होता है और हम सभी जानते हैं कि मणिपुर राज्य ऐसा राज्य है जो उत्सवों और त्योहारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये पर्व हर साल मणिपुर में अलग अलग समय में मनाए जाते हैं और अलग अलग समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार खास फलों और सब्जियों को समर्पित होते हैं ताकि किसानों को इससे प्रोत्साहन मिल सके। इनमें जैसे आपने सुना होगा कि कचाई नींबू महोत्सव बड़ा प्रसिद्ध है और इसी तरह से संतरे महोत्सव की भी चर्चा होती है। कई ऐसे महोत्सव हैं जैसे चिली महोत्सव और इस तरह के कई त्योहार शामिल हैं। इसमें एक अहम त्योहार जिसकी खूब चर्चा होती है वो है स्क्वाश यानी चायोटे महोत्सव, जो स्क्वाश को समर्पित है। बीते दिनों मणिपुर में मनाया गया ये फेस्टिवल किस तरह से एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहा और किस तरह से इसमें लोगों ने हिस्सा लिया और क्या कुछ इस फेस्टिवल में गतिविधियां हुई, आइए हमारे संवाददाता जे थोकचोम से इस संबंध में ये रिपोर्ट सुनते हैं।
उखरूल स्क्वाश या चायोटे महोत्सव 2024 का 5वां संस्करण 25 सितंबर को 35वीं असम राइफल्स उखरूल टाउन पोस्ट पर थाहाउ में शुरू हुआ था, जिसमें विभिन्न 52 किस्मों के स्क्वाश को प्रदर्शित किया गया। ये महोत्सव हुनफुन उखरूल सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया और ये 27 सितंबर तक आयोजित हुआ। इस महोत्सव स्थल पर लोग स्थानीय फसलों को खरीदने आते हैं। यहाँ के विधायक ने महोत्सव का उद्घाटन किया, जहाँ अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और समुदाय के सदस्य भी उपस्थित थे। आयोजकों ने हमें बताया कि महोत्सव में लगभग 11,000 किलोग्राम स्क्वाश बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा इस साल के महोत्सव में सबसे बड़ी स्क्वाश की किस्मों का भी प्रदर्शन किया गया। हालांकि राज्य में चल रहे संकट के कारण महोत्सव में आने वाले खरीदारों की संख्या पिछले महोत्सव की तुलना में कम रही। आकाशवाणी समाचार पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए एक खरीदार ने कहा कि उखरूल जिले में उगाया गया स्क्वाश अन्य जगहों से अलग और अनोखा स्वाद रखता है, इसलिए इसे हरा सोना कहा जाता है। उन्होंने कहा, My name is Victor and I'm coming to the festival to buy different varieties of squash. This indigenous crop has nutrients which are good for health and enhance dietary diversity. Moreover, it is one of the vital contributors to our local economy and the crops have potential to boost economic development in the district. It has also come to know that the self-help group also started producing squash juice and chips which will soon be available in the market. The initiative will diversify the local economy and encourage farmers to explore new avenues for their produce. महोत्सव में भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूहों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए गए। आकाशवाणी इम्फाल संवाददाता थोकचोम की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से हम अगले सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी गतिविधियों के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की भेजी हुई रिपोर्ट्स आपको सुनवाएंगे और इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, पर्यटन और तमाम पहलुओं पर विस्तार से आपसे बात होगी। इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाइएगा। हमारा ईमेल आईडी का पता है airnsttalks@gmail.com। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट करें 9289094044 9289094044। तो आज के इस अंक को समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। आलेख और संकलन कमल प्रजापति, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।